हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 जनवरी 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एज़ यूजुअल रोज की तरह एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यह आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यानी कि जो विदेश सचिव हैं दैट इज़ विक्रम मिस्री, ये चाइना की यात्रा पर हैं और चाइना में जाके वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं दैट इज़ वांग यी के साथ इनकी मुलाकात हुई है और इसमें कुछ जो मुद्दे थे भारत और चाइना के बीच में उनको यहाँ पर सुलझाने के लिए कर बात की गई है। जैसे कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से, जब से वो गलवान वाला इशू हुआ है उसके बाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। फिर वहीं मानसरोवर यात्रा जो है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसको रिज्यूम करने की बात हो रही है। इसके बाद जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके लिए वीज़ाज़ है ना, ये प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से। तो ये सब चीज़ें जो है वो करने की बात की जा रही है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा है, ठीक है, जो ऐसी रिवर्स हैं जो एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस करती हैं, उन रिवर्स के डेटा को शेयर करने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले साल जो डिसंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के महीने में, उसके बाद से ये चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है वो यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यहाँ पर इसके रूल्स वगैरह जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अब उत्तराखंड में लागू हो गया है। एंड दिस इज़ दी यू कैन से अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बीच में यहाँ पर और कोई खास न्यूज़ नहीं है और एक्सप्लेन्ड पेज पर भी आज हमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स देखने हैं, ज़्यादा आज कुछ काम नहीं है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज में कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज की बात करें तो एक तो इंडोनेशिया के संबंध, भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की बात की गई है, क्योंकि अभी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ प्रबोवो सुबियांतो, है ना, ये भारत आए हुए थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये 26 जनवरी की जो हमारा गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें ये इस बार के चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि थे, है ना। तो कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको मैंने 2-3 आर्टिकल्स जो हैं वो शेयर किए थे, है ना। आई होप आप लोगों ने वो पढ़े होंगे और उसमें से ज़रूर पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। बाकी यहाँ पर भी कुछ और दिया गया है थोड़ा बहुत, वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक डांस का जिक्र है दैट इज़ महाराष्ट्र का एक फोक डांस है दैट इज़ लेज़िम। इस डांस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पर सामने आ रही है। एक बॉलीवुड की फिल्म है, उसमें इस डांस के कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उसको लेकर कुछ विवाद या कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली आज के हमारे 2 मेन आर्टिकल्स हैं। बाकी तो ऐसा सच यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो तो लेट्स सी दीज आर्टिकल्स। तो सबसे पहला आर्टिकल यही रहेगा दैट इज़ इंडियाज़ टाइज विद इंडोनेशिया, यानी कि भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध। देखो, भारत और इंडोनेशिया ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, कल्चर और डिजिटल कोऑपरेशन को लेकर ऑन सैटरडे, ठीक है, शनिवार के दिन ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट दैट इज़ प्रबोवो सुबियांतो, इनकी मीटिंग हुई है नई दिल्ली के जो हैदराबाद हाउस है वहाँ पर, ठीक है। इन द 75 years बिटवीन इंडोनेशियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकर्नो एंड प्रेसिडेंट प्रबोवो,
being the chief guest of India's Republic Day celebration, the relations between the two countries has gone through its highs and lows. यानी कि 1950 में जब भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसमें भी जो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, उसमें भी जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। और इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे वो, दैट इज़ सुकर्नो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो 76 अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 76वां गणतंत्र दिवस, 76 रिपब्लिक डे मनाया गया है परसों के दिन, उसमें भी जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, दैट इज़ प्रबोवो सुबियांतो। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 75 साल का समय रहा है, उस दौरान भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो अपने हाइज पर भी रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे हैं, और कभी कभी संबंध थोड़ा सा ख़राब भी हुए हैं। तो आफ्टर स्टार्टिंग ऑन अ हाई इन द लेट 1940s में ये संबंध काफ़ी अच्छे स्तर पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का एक कॉमन कमिटमेंट होता है अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, और दोनों ही देशों का ये भी एक प्रिंसिपल या एक कमिटमेंट होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का। लेकिन ये संबंध जो है वो 1960s में थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान के थोड़ा सा नज़दीक हो जाता है। और 1960s का ही वो एरा है जब भारत का युद्ध होता है, एक बार चाइना के साथ और एक बार पाकिस्तान के साथ। और उन वॉर्स के समय इंडोनेशिया जो है वो भारत के साथ नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उस समय पर भारत और इंडोनेशिया के बीच के संबंध थोड़ा सा ख़राब होते हैं, बट आगे जाके फिर से धीमे धीमे सही होंगे, है ना। फिर उसके बाद रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू होंगे अंडर प्रेसिडेंट सुहर्तो, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, मतलब धीमे धीमे इम्प्रूव होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये रिश्ते अच्छे होने शुरू होते हैं 1990s में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और वो एक पॉलिसी लेके आती है, एक नीति लेके आती है भारत की, दैट इज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद भारत एक कदम और आगे बढ़ाता है और लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह शुरू होती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो उसके बाद संबंध जो है वो और थोड़ा सा बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मतलब रफ जिस्ट हो गया, आप कह सकते हैं समरी हो गई। इसी को डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों ही देश जो हैं देवर यूनाइटेड अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड कॉमन पोस्ट कॉलोनियल गोल्स of political sovereignty and economic self-sufficiency drove India's friendly bilateral ties with Indonesia in the late 1940s and 50s। यानी दोनों ही देश जो हैं वो पहले कॉलोनियाँ हुआ करते थे, ठीक है। यूरोपियन कॉलोनीज ये भी रहा है इंडोनेशिया, है ना, और इंडिया भी रहा है। तो एक तो इनका जो शेयर्ड एक्सपीरियंस रहा कॉलोनियलिज्म का, और साथ ही साथ पोस्ट कॉलोनियल गोल, मतलब कॉलोनी से आज़ाद होने के बाद इनका जो कॉमन गोल्स था वो क्या थे, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब इकोनॉमी के स्तर पर खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और पॉलिटिकल स्तर पर या पॉलिटिकल स्तर पर खुद को सॉवरेन बनाना, कि हम एक संप्रभु देश है, हमारे ऊपर किसी और का कोई भी राज या कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे। वी विल डिसाइड अवर ओन फेट, ठीक है, अपना भविष्य हम लोग खुद तय करेंगे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि भारत के जो फ्रेंडली बायलेटरल टाइज़ हैं, जो दोस्ताना द्विपक्षीय संबंध हैं, वो इंडोनेशिया के साथ शुरू होते हैं 1940s और 1950s में। जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, और वो इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस है ड्यूरिंग द नेशनल रिवॉल्यूशन 1945 से 49 के बीच में, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस समय अंतरिम सरकार तो बनी गई थी भारत में, है ना। ऑल दो इंडोनेशिया प्रोक्लेम्ड, इंडोनेशिया की जो मतलब इंडोनेशिया को आज़ादी मिलती है 1945 में, लेकिन डच जो थे जिन्होंने इनको कब्ज़ा कर रखा था इनके ऊपर, इन्होंने डच ने इनकी सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज़ की है 1949 में जाकर। और इन 4 सालों के दौरान डच ने वापस से अपनी कॉलोनी यहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उससे पहले हुआ था 1945-46 में, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ कि ये जो डच हैं वो इसको अपनी मतलब एज अ कॉलोनी खो बैठे थे टू जापान, तो इसको ये वापस लेना चाहते थे।
बट उन्होंने 4 साल प्रयास किया बट वो हुआ नहीं, तो 1949 में उन्होंने फाइनली इनको सॉवरेन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब 1946 में जब अंतरिम सरकार का पद संभालते हैं प्रधानमंत्री नेहरू, तो उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो कर्नल है, कर्नल का मतलब होता है जैसे किसी फ्रूट का कर्नल हम कहते हैं द मिडिल पार्ट, द सॉफ्टर पोर्शन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो कर्नल या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होगा कि पूरे के पूरे एशिया में कॉलोनियलिज्म को खत्म करना, और इंडिया जो है वो हेल्प और सपोर्ट करेगा इंडोनेशियन नेशनलिस्ट को हर पॉसिबल तरीके से। ऐसा यहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू ने एक रेडियो प्रोग्राम में कहा। अब इंडोनेशियन नेशनलिस्ट को सप्लाईज भेजने और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के साथ साथ नेहरू ने एक और काम किया कि इंडिया के ऊपर से जो डच एयरलाइंस थी उनको फ्लाई करने से बैन कर दिया, है ना। और साथ ही साथ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर को पुश किया टू डायरेक्ट डॉक वर्कर्स यूनियन इन कराची, बॉम्बे एंड कलकत्ता टू नॉट हैंडल डच शिपिंग और डू एनीथिंग प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडोनेशियन रिपब्लिक। और जो ये इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर था इनको भी ये कहा कि आप जो है वो डॉक वर्कर यूनियंस को डायरेक्ट करें, उनको निर्देश दें कराची, बॉम्बे और कलकत्ता में कि वो डच का जो भी सामान वगैरह आता है, शिपिंग वगैरह होती है, उसको हैंडल ना करें और कोई भी ऐसा काम ना करे जो इंडोनेशियन रिपब्लिक के इंटरेस्ट या हितों के लिए ठीक नहीं है, प्रिजुडिशियल है, ठीक है। अब इसके बाद जुलाई 1947 में नेहरू ने, उस समय एक काफ़ी यंग लीडर हुआ करते थे, दैट इज़ बीजू पटनायक, जो बाद में जाके काफ़ी एक आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट लीडर बनते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, है ना। इनको भेजा जाता है टू बिसीज्ड जकार्ता टू इवैक्यूएट इंडोनेशियाज प्राइम मिनिस्टर दैट इज सुल्तान साजिर एंड वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हट्टा, ठीक है। इनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए नेहरू जो है वो बीजू पटनायक को भेजते हैं। पटनायक डॉज्ड डच एंटीक्राफ्ट फायर, डच की जो एंटीक्राफ्ट फायर होती है उसको ये डॉज करते हैं और ये 2 रिवॉल्यूशनरीज को जो है वो इंडिया लेके आते हैं। वहाँ से फिर ये वेस्ट चले जाते हैं जहाँ पर ये अपना जो केस है या अपनी बात जो है वो दुनिया के सामने लेके आते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रेंडली डिकेड था भारत और इंडोनेशिया के संबंधों के बीच में। 5 जनवरी 1950 को वहाँ के जो राष्ट्रपति बनते हैं, पहले राष्ट्रपति बनते हैं, दैट इज सुकर्णो, वो द हिंदू में लिखते हैं कि ऑन द ईव ऑफ द रीबर्थ ऑफ अवर नेशन आई एम ट्राइंग वेनली टू मेजर द ग्रेटिट्यूड ऑफ द इंडोनेशियन पीपल to India and to her Prime Minister personally for the unflinching and brotherly support in our struggle in the past। कि मतलब वो यहाँ पर भारत का शुक्रिया कर रहे हैं, भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने हमारे स्ट्रगल के समय हमारा साथ दिया। सन याद रखिए 5 जनवरी 1950, है ना। और 1950 के ही 26 जनवरी को भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाता है और उसी दिन सुकर्णो जो है वो चीफ गेस्ट होते हैं भारत के पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। और उसके बाद फिर नेहरू भी जो है वो इंडोनेशिया जाते हैं स्टेट विजिट में। फिर अगले दशक में बायलैटरल ट्रेड और कल्चरल और मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो दोनों देशों के बीच में बढ़ने शुरू होते हैं। मार्च 1951 में भारत और इंडोनेशिया एक साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की जाती है फॉर परपीचुअल पीस एंड अनऑल्टरेबल फ्रेंडशिप, कि दोनों देशों के बीच में जो पीस है, जो शांति है, वो हमेशा बनी रहेगी और दोनों देशों के बीच की जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो भी कभी ऑल्टर नहीं होगी, बदलेगी नहीं, जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ऐसा यहाँ पर इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो मार्च 1951 में साइन की। ऑन जनरल क्वेश्चंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पंचशील दैट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कॉलोनियलिज्म, अपार्थीड, रिलेशंस विद द वेस्ट, मिलिट्री अलायंसेज एंड अप्रोच टू द कम्युनिस्ट ब्लॉक, बोथ कंट्रीज कंसल्टेड ईच अदर। इन मुद्दों के ऊपर दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे से कंसल्ट किया करते थे। भारत और इंडोनेशिया जो है वो स्ट्रॉन्ग वोटरीज बन जाते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में एशियाई और अफ्रीकी देशों के इंडिपेंडेंस या आज़ादी को लेकर ये दोनों उसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं फेवर करते हैं, है ना। और इसी के बाद 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होती है दैट इज़ इन द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, और उसी के बाद फॉर्मेशन होता है नॉन अलाइन मूवमेंट का, ठीक है, 1961 में। और नेहरू और सुकर्णो जो है दे वर द फर्स्ट फाइव फाउंडर्स ऑफ नैम, ठीक है। फर्स्ट 5
मेंबर्स में 2 मेंबर ये थे, दैट इज़ इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया से वहाँ के प्रेसिडेंट सुकर्णो। इसके बाद 2-3 लोग और थे, दैट इज़ यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसेर और घाना के क्वामे एनक्रुमा। ठीक है, ये 5 लोग थे जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे या फाउंडर्स थे किसके, नॉन अलाइंड मूवमेंट के। अब ये बात 1960s तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद अब संबंध जो है वो थोड़ा सा खराब होने शुरू होंगे। ठीक है, भारत की जो फ्रेंडशिप है, जैसे ट्रीटी साइन की गई थी 1951 में जिसमें अनऑल्टरेबल फ्रेंडशिप की बात की गई थी, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच के संबंध काफ़ी लंबे समय तक अनऑल्टरेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द डिकेड में, यानी कि जो 1950s का दशक था उसके अंत आते आते तक क्रैक्स आने शुरू होते हैं और 1960s में जो टाइज हैं वो सफ़र करती हैं, मतलब जो इन दोनों के बीच का संबंध है वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स चाइना उसमें एक अंतर आ जाता है। सुकर्णो और नेहरू ऑल्सो हैड अ पर्सनल फॉलिंग आउट, द लेटर रिफ्यूज द सेकेंड बांडुंग कॉन्फ्रेंस। नेहरू ने जो है वो सेकेंड बांडुंग कॉन्फ्रेंस को रिफ्यूज़ किया। 1961 में बेलग्राड समिट, जहाँ पर नैम का बर्थ होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का बर्थ होता है, वहाँ पर नेहरू और सुकर्णो ने ये कहा, मतलब नेहरू एंड सुकर्णो आर सेड टू हैव क्लैश्ड रिपीटेडली। ठीक है, मतलब इनके बीच में क्लैशेस लगातार होती हैं और इस हद तक होती है कि फ्रेंडली इंटरवेंशन करना पड़ता है थर्ड पार्टीज़ के द्वारा कॉन्फ्रेंस के पहले ही दिन। मतलब जो और देश हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इन दोनों के लिए, उनको आपस में इनके बीच में जो है वो मतलब शांति बनानी पड़ती है। इन दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब चाइना ने भारत का इन्वेजन किया 1962 में, तो इंडोनेशिया ने भारत के साथ सिंपैथी नहीं दिखाई। ठीक है, सॉलिडेरिटी दिखाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब भारत के साथ खड़े होना, क्योंकि भारत और दोनों ही नैम के मेंबर्स थे। कायदे से देखा जाए तो इंडोनेशिया ने भारत के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन सॉलिडेरिटी दिखाना तो दूर, उसने बहुत कम सिंपैथी तक दिखाई। और नई दिल्ली के साथ जैसे जैसे उसके संबंध खराब होते गए, तो जकार्ता या इंडोनेशिया जो है वो इस्लामाबाद या पाकिस्तान के नज़दीक होता चला गया। सुकर्णो जो है वो कई बार 1963-64 में पाकिस्तान जाते हैं और जकार्ता ने अपनी जो कश्मीर के ऊपर न्यूट्रलिटी का जो मुद्दा था उसको भी अब त्याग दिया। पहले वो बात करता था लेकिन अब उसने वो मुद्दा छोड़ दिया। अब उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है सितंबर 1965 में, और इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उस समय हुआ करते हैं, दैट इज़ सुबंद्राव, वो अनाउंस करते हैं कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल नेशंस बिलोंगिंग टू द न्यू इमर्जिंग फोर्सेज टू गिव हेल्प टू, कि ये जितने भी नए इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं या नए इमर्जिंग फोर्सेज हैं, उनका ये ऑब्लिगेशन है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करें किसको, पाकिस्तान को, कि वो इंडिया के एग्रेशन को फेस कर सके, है ना। और इंडोनेशिया ने इस्लामाबाद को यानी कि पाकिस्तान को काफ़ी सारे वेपन्स, हथियार दिए, और उसके जो लीडर्स हैं उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ाए। ठीक है, इंडोनेशियंस के बीच में। और इसी की वजह से हुआ क्या कि एक इंडियन एम्बेसी के ऊपर वहाँ पर जो मॉब है, मतलब भीड़ ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो यहाँ पर संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अब इसके बाद डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो सुकर्णो मेंटेन्ड अ प्रिकेरियस बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द आर्मी, द कम्युनिस्ट एंड हिमसेल्फ। ठीक है, इनकी भी जो स्थिति वहाँ पर थी, तो खुद के बीच में, आर्मी के बीच में और कम्युनिस्ट के बीच में इन्होंने एक मतलब एक बैलेंस ऑफ पावर था, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस था। एक लेफ्ट विंग का कूप होता है 1965 में, उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। आर्मी फिर यहाँ पर ब्रूटली रिटेलिएट करती है और नियरली कम्युनिस्ट को यहाँ से ख़त्म कर देती है। दिस लेफ्ट सुकर्णो वीकेंड, और इसके बाद जो सुकर्णो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। 1966 में इन्होंने इफेक्टिवली जो पावर है वो हैंड ओवर कर देते हैं टू जनरल सुहर्तो। ये एक एंटी कम्युनिस्ट होते हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की या अमेरिका की का सपोर्ट होता है। तो इससे होता क्या है कि बीजिंग और जकार्ता का जो एक्सेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर जहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो आप चाइना के साथ संबंध अच्छे होंगे नहीं फिर। तो बीजिंग और जकार्ता या चाइना और इंडोनेशिया का जो एक्सेस था वो यहाँ पर एक तरीके से टूट जाता है। इन नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू चाइना एलीज सपोर्ट टू 1965 कूप, और चाइना ने वैसे भी 1965 के कूप में सपोर्ट यहाँ पर किया था। सुहर्तो स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स रिपेयरिंग हिज कंट्रीज डैमेज्ड टाइज अब्रॉड इंक्लूडिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। ठीक है, जो उनके संबंध और देशों के साथ खराब हुए थे इंक्लूडिंग इंडिया, उसको ये धीमे धीमे सही करना शुरू करते हैं। और न्यू दिल्ली या इंडिया भी रेसिप्रोकेट करता है, कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स 1967 में किए जाते हैं।
1970s में इंडिया अंडर इंदिरा गांधी यूएसएसआर के नज़दीक हो जाती है ना। और ग्रोथ ऑफ न्यू दिल्ली टाइज विद यूएस बैक्ड रिजीम इन जकार्ता स्टैग्नेटेड। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यूएसएसआर के भी सपोर्ट में हैं या यूएसआर के साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो फिर अब यूएस बैक्ड रिजीम है वहाँ पर, तो अभी मैंने बताया सुहर्तो को यूएस सपोर्ट करता था, तो उस स्थिति में आपके संबंध फिर इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे कैसे होंगे, नहीं हो सकते, है ना। तो वो जो ग्रोथ थी न्यू दिल्ली के संबंधों की यूएस बैक्ड रिजीम के साथ वो थोड़ा सा रुक जाती है। हाउएवर दोनों देश जो हैं दे कंटिन्यू टू इंगेज साइनिंग सम क्रूशियल एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन होते हैं। 1977 में एक साइन होता है जिसमें यह कहा गया कि दोनों देशों के बीच की जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है वो क्या रहेगी, उसको यहाँ पर एग्रीमेंट इस तरीके के साइन किए गए। सुहर्तो जो है वो नई दिल्ली आते हैं 1980 में, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो है वो भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जाते हैं 81 और 86 में। अब इसके बाद भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं 1990s के समय में, इन 1991 में खासकर, तो इंडिया सॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू पुश ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, भारत चाहता है कि अपना व्यापार और अपना जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ाया जाए। उस समय प्रधानमंत्री होते हैं नरसिम्हा राव। उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की, दैट इज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। और इंडिया का एम ये था कि वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाया जाए, है ना, क्योंकि ये कुछ ऐसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ थी उस समय की, तो उनके साथ संबंध बढ़ाया जाए, ऐसा भारत ने सोचा। फिर उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लेवल ऑफ इंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उनका एक नया पॉलिसी लेके आते हैं जो कि प्रोजेक्ट और आउटकम ओरिएंटेड होती है, दैट इज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद 2000 के बाद हर इंडियन जो है एवरी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड द अदर कंट्री। 2000 सन के बाद ऐसा हुआ है कि जो भी इंडोनेशिया में राष्ट्रपति बने हैं या भारत में प्रधानमंत्री बने हैं वो दोनों एक दूसरे देश में गए हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, आसियान देशों में अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर या व्यापारिक साझेदार है सिंगापुर के बाद। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $4.5 बिलियन का हुआ करता था 2005-06 में। 2022-23 में बढ़ के ये लगभग 38-39 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा और 2023-24 में ये 29 बिलियन डॉलर के आसपास है। इंडिया की बात करें तो वो भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बायर है। किस चीज़ का? कोल का। ठीक है, मतलब इंडोनेशिया जितना ज़्यादा कोल बेचता है उसमें सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर कौन खरीदता है? दैट इज़ इंडिया। और दूसरी बात, जो क्रूड पाम ऑयल होता है, कच्चा जो पाम ऑयल होता है, पाम का तेल होता है, उसका भी लार्जेस्ट बायर है इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट्स करता है? दैट इज़ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड बोवाइन मीट। और अभी जो ये प्रोबोवो की विजिट हुई है अपने टेन्योर में के शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ही अपना पद संभाला है, तो दोनों देशों का ऐसा लग रहा है कि दे आर बीइंग वेल प्लेस्ड टू एक्सेलरेट ट्रेड एंड स्टेप अप मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश ऐसी जगह पर प्लेस्ड हैं कि वो ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को आगे बढ़ाएंगे और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को भी तेज़ करेंगे। जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं शनिवार के दिन, वो इसी दिशा में उठाए गए कदम है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत पास्ट का, थोड़ा बहुत अभी का लेके, लेकिन मैंने आपके साथ जो आर्टिकल शेयर किए हैं ना, अभी आई थिंक सैटरडे के दिन किए हैं शायद, उनको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिकली पूरा का पूरा इतिहास आपको एक तरीके से बता दिया गया है कि जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं तब से दोनों देशों के बीच में अभी तक किस तरीके के संबंध चल रहे हैं, है ना, कैसे हाइज एंड लोज का समय रहा है। लेकिन वो वाले आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा और उनमें से पॉइंट्स नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और चीज़, इंडोनेशिया क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैप में भी देखिएगा। इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स वगैरह हैं वो भी, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स वगैरह हैं, जल संधियाँ जिनको कहते हैं, स्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर है। चलिए, तो देखिएगा ज़रूर इसको, है ना। चलो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी कंटेक्स्ट के साथ पूछा जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस डांस को लेकर, दैट इज़ लेज़िम डांस। महाराष्ट्र का एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। तो अब ये क्या इशू है पूरा, ये क्यों अभी चर्चा में है, देखिए। एक आने वाली बॉलीवुड की फिल्म है जिसका नाम है छावा। इसके ट्रेलर के एक सीन में और ये जो मूवी है वो मराठा रूलर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आधारित है। इसके ट्रेलर के एक सीन की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो महाराष्ट्र में हो गई है। इस मूवी में जो एक्टर हैं दैट इज़ विकी कौशल, वो किंग बने हुए हैं, यानी कि वो ये महाराज जो ये हैं छत्रपति संभाजी, इनका रोल कर रहे हैं। और ये लेज़िम डांस कर रहे हैं अलॉन्ग विद एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जो कि संभाजी की वाइफ दैट इज़ महारानी येसुबाई का किरदार निभा रही हैं। छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हुआ करते थे और मराठा अंपायर की या मराठा साम्राज्य की इन्होंने शुरुआत की थी। अब ये कंट्रोवर्सी किस चीज़ को लेकर है, छत्रपति संभाजी राजे जो कि इस किंग के डिसेंडेंट हैं और फॉर्मर राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, इन्होंने आपत्ति जताई है अबाउट द डिपिक्शन, मतलब जिस तरीके से इस दृश्य को दिखाया गया है मूवी में, और सवाल उठाए हैं द सिनेमैटिक लिबर्टी टेकन बाय द फिल्म मेकर्स, कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनको जिस तरीके की लिबर्टी मिली हुई है कि वो अपनी मूवीज़ में कुछ भी दिखा देते हैं, उसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड मराठी लैंग्वेज दैट इज़ उदय सामंत, इन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में ये कहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट अ हिंदी फिल्म इज़ बीइंग मेड बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। हालांकि ये खुशी की बात है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म जो है वो बन रही है ना, जो कि हमारे धर्म और हमारी आज़ादी के संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। लेकिन हमारा पोजीशन ये है या हमारा ये कहना है कि दिस फिल्म शुड नॉट बी रिलीज्ड विदाउट फर्स्ट शोइंग इट टू एक्सपर्ट्स एंड नॉलेजेबल पीपल। लेकिन इस मूवी को पहले एक्सपर्ट्स को और नॉलेजेबल लोगों को दिखाना चाहिए, उसके बाद ही इस मूवी को रिलीज़ करना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। और सोमवार यानी कि कल के दिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं दैट इज़ लक्ष्मण उटेकर, उनकी मीटिंग होती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ दैट इज़ राज ठाकरे के साथ। और उनका भी ये कहना था कि कोई भी ऐसे जो सीन्स वगैरह हैं जिसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी या विवाद हो रहा है, उन सीन्स को हटा दिया जाएगा। तो उनका यही कहना था कि वी थॉट ऑफ महाराज एज अ 20-year-old, कि हमने महाराज को दर्शाया है, दिखाया है एक 20 साल के लड़के की तरह। और इट इज़ ऑब्वियस है दैट ही हैड प्लेड द लेज़िम डांस, है ना, और ये ऑब्वियस है कि उन्होंने लेज़िम डांस प्ले किया है। और वाकई में क्यों ना करे, लेज़िम जो है वो मराठा कल्चर का एक हिस्सा है। तो ये इट इज़ जस्ट अवर ट्रेडिशनल डांस, बट इफ़ एनी वन इज़ हर्ट बाय दोज डांस मूव्स और लेज़िम डांस वी विल रिमूव देम। तो इन्होंने कहा है कि अगर इन डांस मूव से या लेज़िम डांस से किसी को भी कोई आहत पहुंची है, कोई हर्ट हुआ है, तो हम उन दृश्यों को हटा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है। अब ये लेज़िम बेसिकली होता क्या है, लेज़िम एक डांस परफॉर्मेंस है जिसको परफॉर्म किया जाता है एक वुडन इंस्ट्रूमेंट को लेकर, विच हैज़ सम स्मॉल सिम्बल्स अटैच टू इट। आपने वो देखा होगा, अगर आप में से कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो आपको ये पता ही होगा, बट अदरवाइज़ भी आपने एक स्टिक देखी होगी। उस स्टिक में कुछ स्ट्रिंग से कुछ आप कह सकते हैं गोल गोल डिस्क तरीके की, एक मेटल की, एक अलॉयज़ की डिस्क तरीके की बदी होती हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है। मैं अगर आपको इसको दिखा पाऊँ तो आप थोड़ा सा आई थिंक बेटर समझ पाएंगे। वेट, इस तरीके का, मतलब ये तो खैर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरीके के छोटे छोटे सिंबल्स, लेज़िम, ये इस तरीके का देखा है आपने कि ये एक स्टिक इधर है, एक छोटी सी इधर है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये लगाए जाते हैं जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं, है ना, ये इस तरीके का। और फिर इनको ऐसे ऐसे करके कुछ वो डांस मूव होता है उस तरीके का ये करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, है ना, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपने परफॉर्म भी किया हो। ठीक है, ये वहाँ के कल्चरल सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे कि गणेश चतुर्थी वगैरह में काफ़ी परफॉर्म किया जाता है। इन द बुक ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन फोक डांस, उसमें लेट इंडियन आर्ट स्कॉलर कपिला वात्स्यायन ने लिखा है कि लेज़िम ऑफन फीचर्ड इन द मैरिज प्रोसेशंस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के ज़िलों में जहाँ पर मैरिज प्रोसेशन होता है वहाँ पर ये डांस काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है, वो उसमें किया जाता है। एंड सच इवेंट्स वर
सच इवेंट्स वर अकम्पनीड बाय एन अखाड़ा। अखाड़ा में बेसिक मतलब अखाड़े के साथ इस डांस को किया जाता है, विच इज़ अ पार्टी ऑफ पर्सन स्किल्ड इन परफॉर्मिंग मैनी फीट्स ऑफ फिजिकल स्किल। आज की डेट में लेजिम जो है वो फिजिकल एजुकेशन ड्रिल इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहाँ पर भी उसका पार्ट बन चुका है। ठीक है, लेजिम बेसिकली एक स्मॉल मेले is a made of thin wood with pieces of metal strung together which clash and produce a sonorous sound when swinging। वही मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, वो जब आप उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो एक मधुर आवाज़ उसमें से निकलती है। ठीक है, लेजिम इज एज मच अ रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज अ ड्रिल एज अ डांस। तो डांस भी है लेकिन उसके कुछ मूव्स ऐसे हैं कि वो फिजिकल एक्सरसाइज तरीके की ज़्यादा है। ठीक है, फॉर्मेशंस जो हैं वो 2 लोगों के, 4 लोगों के या सर्किल में फॉर्मेशंस बना के करते हैं। और डांस इज अकम्पनीड बाय अ ढोल और अ ढलगी, दैट इज़ अ स्मॉल ढोल, वो भी इसमें रहता है। कोई विंड और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं होता है। और ऑफन देयर इज़ नो सॉन्ग, कोई सॉन्ग भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभार कोई सॉन्ग गाया भी जाता है। विगरस मूवमेंट्स इसमें होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि स्टेपिंग, स्क्वाटिंग, जंपिंग, ये इस डांस के इंट्रिंसिक फॉर्म है। ड्रम बीट यूजुअली जो है वो स्लो पेस में स्टार्ट होते हैं, धीमे धीमे इनकी स्पीड बढ़ती है। और जो डांसर्स हैं वो साउंड के साथ सिंक करते हुए फास्टर मूवमेंट्स करते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये डांस जो है वो होता है। एंड दिस इज़ द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनके बारे में लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, एल्डेस्ट सन थे। सत्ता में आते हैं 1681 में, 1681 में। मुगल एम्परर, जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो इनका कंटेम्प्रेरी था। और उसका जो प्लान था वो अपने एम्पायर को डेक्कन की तरफ बढ़ाने का, उसकी वजह से कई बार इनकी औरंगज़ेब की लड़ाई जो है वो मराठास के साथ होती है। हालांकि संभाजी जो है वो अपने कई सारे जो फेमस फोर्ट्स हैं उनको डिफेंड कर पाते हैं अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस कुछ सालों तक, लेकिन बाद में उनको 1689 में कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस लेजिम डांस। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। मैंने आपको बताया कि दिस लेजिम डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। आप मुझे ये बताइएगा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ डांसेस, लेट्स से फोक डांस एंड अ क्लासिकल डांस। दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? एक होते हैं लोक नृत्य और एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य, जिनको कहा जाता है क्लासिकल डांस। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड द फोक डांसेस? ठीक है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आर्ट एंड कल्चर का आपका ये पार्ट भी है ना, क्योंकि वहाँ पर डांसेस आप पढ़ते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस में क्या अंतर है, और 2 नाम भी बताइएगा। ठीक है, 2 नाम क्लासिकल डांस के और 2 नाम फोक डांस के, और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में इस बार फोक डांस या क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्यू टू दिस न्यूज़। क्लियर है बात? चलिए, तो आज का सेशन छोटा है क्योंकि यही आर्टिकल्स हमारे पास हैं, तो हम इतना ही टाइम आपका लेंगे, है ना। किसी दिन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, जैसे कि कल था, बट आज इतना ही लेंगे। और जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप पेपर इस बार का दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो जनरल स्टडीज़, सीसेट, करंट अफेयर्स, इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, ओनली अवेलेबल एट 849 रुपीज़। अगर आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो 699 में मिल जाती है। ओनली जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ आपको 449 में मिल जाएगी। ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और सिर्फ सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं 249 में। ये सारे के सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, आप वहाँ से इसमें एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सीसेट के जो रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है, इट इज़ नो मोर लाइव, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं यहाँ पर, और हम आपको हफ्ते में रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ दैट कंटेंट, बेसिस ऑफ दैट कंटेंट आपको जो भी डाउट्स होते हैं, हम वीकेंड पर एक लाइव डाउट सेशन लेते हैं जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर पर अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको इसका एपीके लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का जो बेनिफिट या फ़ायदा है वो ये है कि आप वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं।
ठीक है। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी आप लोग नया सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली जो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ सहयोग और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब भी कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।